अब देखो कुछ भी कह लो, लेकिन ये सुबह का समय तो सुबह का ही होता है ना। तो ठीक है, आज गोदान उपन्यास के जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं सब पर बातचीत कर लेते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े कम हो गए हो। विदाई समारोह तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का किया है और कम हो गए सेकेंड ग्रेड वाले। हम्म। पता नहीं है, मैंने कहा था, सबको कहा था। नहीं, सबको 7 बजे का समय दे रखा था मैंने। अब सुनते नहीं होंगे क्लास में तो कैसे काम चलेगा। 36 अंक हैं गोदान में और बहुत महत्वपूर्ण अंशों पर अपन बातचीत कर ही रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। अब हम 25 पे आ जाते हैं। हाँ, सभी लाइव छात्रों को सुप्रभात। 25 पे है ना। अच्छा, गोबर का जो मनमुटाव हुआ है हौरी के साथ, वो तो उस बात पर प्रमुख रूप से हुआ है कि वो दाता दीन का पैसा देना चाहता है। और दाता दीन तो 70 रुपए का हकदार है गोबर के अनुसार, लेकिन मांगता 200 है। लेकिन हौरी कहता है कि नहीं, ब्राह्मण का पैसा है, एक एक पाई पाई दी जाएगी। पच्चीस पे है ना। पच्चीस पर है। 25 में और इसकी बोला की शादी हो गई भाई। बोला की दूसरी सगाई हो गई। लिखो 25 में नोट करो, बोला की दूसरी सगाई का होना। अब जब भोला की सगाई हो गई तो भोला के घर में तो पहले से ही एक बहू बैठी हुई है कामता की। भोला के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, कामता और जंगी। तो कामता की बहू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बुढ़ऊ बहू ले आया। ये देखो ना, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, भोला दूसरी सगाई करके ले आए। तो सगाई करके जो महिला आई है उसका नाम है नौहरी। नौहरी लिखो, नौहरी। हाँ हाँ, सभी लाइव छात्रों को सुप्रभात। नौहरी, नौहरी को लाया। अब जब नौहरी घर में आई तो अब नौहरी तो बन गई सास और कामता की बहू की। कि ना समझ रहे बात तुम? भाई उसके तो पहले से 2 बेटे हैं, उनके बहू भी है कामता के। तो कामता की बहू में और नौहरी में बढ़िया से हो गई। नौहरी भी सुनने को तैयार नहीं, वो भी बंटवारा हो गया। अब बंटवारा क्या, भोला तो नौहरी को लेके निकल गया कि बाहर में जा और तू तेरे करके खा। तो नौखे राम, नौखे राम कौन बताया गया है इसमें? नौखे राम राय साहब अमरपाल का कारिंदा है।
शोषक है वो भी। तो नोखे राम ने भोला को और नौहरी को आश्रय दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि प्रेमचंद ने लिखा है, कामता की बहू यानी भोला की पुत्र वधू और भोला की नव परिणीता नौहरी के बीच लड़ाई हुई। परिणाम स्वरूप अलग्योजा हुआ। अलग्योजा माने बंटवारा हुआ। नौखेराम द्वारा नौहरी जैसी चटपटी रंगीन स्त्री को देखकर भोला और नौहरी को आश्रय दे दिया। तो उसके मन में बेईमानी है, ये लिख लो। नौखेराम ने नौहरी को देखकर, नोखेराम ने नौहरी को देखकर भोला और नौहरी को आश्रय दे दिया। आश्रय दे दिया। तो इसमें तो यही बताया गया है, 25वें में तो यही मामला है। अब जरा 25 के अंशों को देखा जाए। इधर देख लो, भोला बेचारा शुरू में ही सगाई का जुगाड़ में था, क्योंकि औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। और जब तक झुनिया थी तो हुक्का पानी, देखो बेटी तो बेटी है भाई, बेटी तो हुक्का पानी दे दिया करती थी। जब से भागी गोबर के साथ, जब से बेचारा अनाथ सा हो गया, बहुएं जो है वो कौन कहाँ कुछ करती हैं। बहुओं को घर में काम धाम से छुट्टी ना मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। अब बहुओं को, इसका मतलब बहू दोनों के पास में है। किस किस के पास में? कामता और जंगी। पात्रों से एक सवाल आएगा, कथरों से सवाल आएगा। कौन सी लाइन बोलूं? ये यहां नौखेराम वाला। नौखेराम ने नौहरी को देखकर, वो नौहरी पे फिदा हो गया, तो नौहरी को देखकर भोला और नौहरी को आश्रय दे दिया। तो मामला ये रहा, संयोग से एक जवान विधवा मिल गई। ये जवान विधवा थी कौन? नौहरी। जवान विधवा थी जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 ही महीने। बड़ी बदमाश है, कम से कम साल भर तो रोती है अपने पति के नाम पे। ऐसे ही होता है आजकल। आजकल लगता है ये, ओ भाई जाने क्या जन्म जन्मांतर का संबंध है, तू पिछले जन्म में तोता था, मैं तोती थी, सारस भी थे हम, तुझको पता नहीं है। और ये मरे 3 ही महीने हुआ है, हट, मर गया, बीमारी खत्म। तो एक लड़का भी था इसके भाई, देख लो। तो भोला की तो लाल टपक पड़ी, ये लो भाई, देख लो। मतलब वास्तव में प्रेमचंद ने ऐसा कमाल किया है कि गांव की जो मानसिकता होती है, गांव का जो वास्तविक जीवन होता है, वो बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल परोस दिया है। और जब तक सगाई ना हुई तो उसका तो जो भी है, मतलब इसके पास में मतलब बीबी मिली और एक बच्चा और मिल गया बाई प्रोडक्ट। जैसे कि वो है ना कि भक्त तो वो है ही, कविता उसके पास बाय प्रोडक्ट है, कबीर के यहाँ। तो ये मामला है। अब तक बहु, अब देखो पूरा खेल क्या होता है, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की लड़ाई रहती है। तो अभी तक बहुओं का राज था घर में, जो चाहती करती, लेकिन अब जो है नौरी आ गई है। और जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर, अच्छा भाई एक बात और है, मुझे लगता है गोबर की देखा देखी, जंगी अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया। अब तो कामता की बहू ही रह गई भाई, घर की स्वामिनी। जंगी को बाद में बुला लिया होगा इसने, पहले खुद तो अकेले जुनिया को ही लेकर के गया था, ये लड़ झगड़ करके, है ना। तो ऐसे करके और 5-6 महीनों में उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए। किसने कर लिए? कामता की बहू ने। ये घर गृहस्थी की सामान्य बात है, यहां से कोई सवालों की बात है नहीं है इसमें। तो तुम लोग ये देखो, वो मालूम है तुमको कि जो प्रेमचंद की बेटी है सोना, उसकी शादी किससे किससे होने वाली थी? गौरी महतो के बेटे मथुरा से। क्लियर? किससे होने वाली थी? हाँ, गौरी महतो के बेटे मथुरा से होने वाली थी सगाई वगाई। उधर सिलिया के क्या हालचाल है? सिलिया को जान रहे हो? अब सिलिया तो
उधर जैसे ही माता दीन के मुंह में हड्डी दे दी है तो वो तो बेचारी वहां से भी गई यहां से भी गई। उसने भी लताड़ दिया और इनके घर वाले हरगु चौधरी ने लताड़ दिया। तो आश्रय किसने दिया है? धनिया ने आश्रय दे दिया। अब एक और समस्या पैदा हो गई, वो भी आएगी आगे। अब धनिया के घर में कोई पुरुष नाम पैदा हो रही है, होरी से तो क्या ही किसी को खतरा होगा, बेचारा वैसे ही पेट की रोटी के लिए परेशान रहता है। गोबर वहां है नहीं, जो बदमाश था गोबर वहां से निकल लिया लखनऊ। लेकिन अब उसके घर आना जाना मथुरा का तो हो ही जाएगा, एंगेजमेंट वगैरह की बात चल रही है। तो अब पुरुष की आदत खराब होती है, बीबी के सामने प्रेम बीबी का। अब उसने सिलिया को देखा, उसको लगा कि तो सोना से भी सुंदर है, तो उसने सिलिया पर हाथ साफ करने की कोशिश की। तो उस कोशिश में वो पकड़ में आ गया। हालांकि सिलिया बहुत अच्छी लड़की है, इसमें वो चाहे नीची जाति की है या कैसी भी है, लेकिन वो एकनिष्ठ प्रेम करती है किसको? माता दीन को। तो वो कहती है कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम तो रिश्तेदार हो और सोना तो मुझसे भी अधिक सुंदर है, आपको ये शोभा नहीं देता है, ऐसे ऐसे करके बात। अब उधर सोना को इस घटनाक्रम का पता चल जाता है। तो सोना तो यही समझेगी मेरा आदमी तो 4 चांद का है, ये बदमाश है सिलिया। तो वो सिलिया को खरी खोटी और सुनाती है, और सिलिया का और बदतर, सिलिया को वहां से निकलना पड़ता है। सिलिया के भी एक संतान हो चुकी है और उसी की है माता दीन की। उस बच्चे का नाम है रामू। क्या नाम है? रामू। अब देखो इसमें कुछ बच्चों के नाम आया है। एक तो चुन्नू आया है। चुन्नू कौन है? गोबर का बेटा है, वो तो मर भी गया, 2 साल के बाद दिखा देंगे। फिर गोबर की दूसरी संतान हुई, उसका नाम मंगल है। फिर भीष्म कौन है? इस उपन्यास है भीष्म कौन है? वो खन्ना गोविंदी की संतान है, भीष्म है जो। और रामू किसकी संतान है? सिलिया की। तो पूरा हिसाब किताब रखना है किसकी कौन कौन संतान है। तो 25 वाले अंक में कामता जवान आदमी था। यहां से देखो जरा ये दूसरा पैराग्राफ, और देखो नोखेराम को कैसे बताया गया है। ये नोखेराम कम बदमाश थोड़ी है। जरा देखना तुम नोखेराम के चरित्र की विशेषता। मोटे नाटे खलवाट लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। पहले भी आ चुका है। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते, जाड़ों में लिहाग ओढ़कर, और लिहाग तो क्या लिहाफी होगा, ओढ़ करके आते जाते थे। और उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था। अभी कोई पता नहीं चलता कि गोदान का वे कौन सा पात्र है। अरे हाँ भाई, जिसको तेल की मालिश करवाने की बड़ी अच्छी आदत थी। तो नोखेराम ऐसा ना खून पी रहा है गरीबों का। देखो सुनो, तुम याद करो 120 रुपए की ईख जब बिकी होरी की, तो झिंगुर सिंह ने पैसा लूट लिया। पूरे पैसों में से ले दे के 25 रुपए वापस लौटाए और 25 ले गया नौखेराम। अब गौर करना, झिंगुर सिंह और नौखेराम। झिंगुर सिंह कौन है? गांव का वो ठाकुर है जो कि उस गांव का सबसे बड़ा महाजन बतलाया है कि महाजनी में सबसे आगे है, और ये सबसे बड़े महाजन का एजेंट भी है। तो वो तो हो गया महाजनी शोषण। और नोखेराम पैसा ले रहा है तो ये सामंत की तरफ से ले रहा है, ये हो गया जमींदारी शोषण। क्लियर? तो नोखेराम जमींदार का एजेंट है। बात को समझना, मेरी बात सुनो। हौरी पैसे तो दुलारी सौवाइन से भी उधार लेता है, दाता दीन से भी उधार लेता है, झिंगुरी सिंह से भी उधार लेता है। अभी बात चलेगी आगे, जब इसको बेटी की शादी करनी है सोना की, तो कोई इसको रुपए नहीं दे रहा है, लेकिन नौहरी को अच्छा मौका मिल गया अपनी शान दिखाने के लिए। उसने भी 200 रुपए इकट्ठे कर रखे हैं। तो एक जगह तो नौहरी से भी इनको पैसा लेना पड़ता है। किसको? हौरी को। इन्हीं में से 3 पात्र लेकर के एक नोखेराम को लगा देगा और पूछ लेगा कि हौरी पर अनेक प्रकार के शोषण होते हैं, लेकिन जमींदारी शोषण को व्यंजित करने वाला पात्र कौन सा है? तो उत्तर होगा नोखेराम। बाकी सभी पात्र कैसे हो जाएंगे? महाजनी। वो लेन देन में साहूकार हो गए, साहूकार बढ़िया वाला जो साहूकार है। तो साहूकार ही देखो जो भी पैसे का लेन देन करता है,
वो किसी भी जाति का हो, चाहे मान लो मैं जाट हूं, बढ़िया नहीं हूं, लेकिन मैं ब्याज बटे में पैसे दूंगा, लूंगा, करूंगा, हिसाब किताब चक्रवर्ती ब्याज चलेगा, तो मैं साहूकार हूं। कौन हूं मैं? साहूकार हूं। तो कर्म वर्ग से बन जाता है ये। आमतौर से काम बढ़िया करता है मुख्य रूप से ज्यादा, इसलिए इसको बणिक प्रवृत्ति बोल देते हैं भाई, साहूकारी, इसी को महाजनी बोलते हैं। कपड़े, इसलिए उसे कपड़े हमेशा मैले और चिकट रहते थे, ये कारण बताया कि वो तेल की मालिश करवाओगे तो अब शरीर में से वो कपड़ा फिर ऐसा हो ही जाएगा मैला, पसीने वसीने आएंगे तो। ऐसे करके नहीं, उसके परिवार के बारे में थोड़ा बताया है, जिससे मतलब नहीं है, आगे देखो। और इसमें अब पटेश्वरी कौन है? पटेश्वरी गांव का पटवारी है, जो लाला है, लाला कायस्थ होते हैं, जैसे प्रेमचंद भी लाला थे, कायस्थ थे। नोखे राम को अगर ये है, अब देखो ये, एक मिनट देखना, सब सबके नाम आ रहे हैं लुटेरों के, एक बार इसको पढ़ो। तो नोखे राम के बारे में बता रखा है कि उसका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उसके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। स्वयं उसका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी में पढ़ता था, और बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम ना था। राय साहब से तो उनको केवल कितने रुपए का वेतन मिलता है? केवल 12 रुपए का वेतन मिलता है। किसको मिलता है? नोखे राम को। तो पूरी कमाई कहां से कर लेता है? किसानों को लूटता है। मगर खर्च तो 100 रुपए से कम नहीं था महीने का, महीने का खर्च था ये। अब वहां से तो 12 रुपए मिलते हैं, तो शोषण से पैसे निकालेगा। इसलिए आसामी किसी तरह उसके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे ना छोड़ते थे। केवल 6 रुपए वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नौत खसौट ना करते थे। जब से 12 रुपए हो गए हैं, तब से उसकी तृष्णा और बढ़ गई है। तो पहले तो इसको 6 रुपए मिलते थे, बाद में बढ़ा के 12 की है। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की नहीं करते थे, राय साहब को पता है कि वैसे ही बहुत लूट लेता है। गांव में तो और याद करो, जब जब डांड लगाया गया कि 100 रुपए नगद का और 30 मन अनाज का, गोबर झुनिया प्रसंग पर डांड लगाया, तो बाद में राय साहब को मालूम चला, तो राय साहब ने सबसे पहले किसको बुला के डांटा? नौखे राम को। तो नौखे राम को अगर ये जौम था कि हम ब्राह्मण हैं, नौखे राम बाई कास्ट क्या है? ब्राह्मण। और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं। कायस्थ कौन बताया इसमें? पटेश्वरी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों में, कायस्थों में 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि लिखाई पढ़ाई पर पूरा अधिकार जो होता है वो ब्राह्मणों का था। लेकिन पूर्व मध्य काल में एक ऐसी घटना घटी, एक स्मृति लिखी गई, ओसनस स्मृति। ओसनस स्मृति में पहली बार कायस्थ वर्ग की बात चली है कि ब्राह्मणों की लिखाई पढ़ाई के एक अधिकार को चुनौती देने वाली जो जाति सामने आई, वो थी कायस्थ। इसलिए कायस्थ तो ब्राह्मणों से वैसे ही बहुत चिढ़ते हैं। और ये अपने जो घनानंद थे, जो पूरा लिखाई पढ़ाई का हिसाब रखते थे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, ये कौन से वो थे? ब्राह्मण नहीं थे ना, वो कायस्थी तो थे। घनानंद बाई कास्ट क्या था? कायस्थ। तो कायस्थों को उंगली पर नचाते, तो पटेश्वरी को घमंड था कि हम कायस्थ है, कलम के बादशाह हैं, और मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। इस बात का घमंड पटेश्वरी को था, ये कायस्थ था। और फिर वो जमींदार के नौकर नहीं है। कौन नहीं है? पटेश्वरी। तो जमींदार का नौकर कौन है? ये नौखेराम। जो नौखेराम जाति का क्या है? ब्राह्मण। क्या हम सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता? जमींदारों को क्या है? और नौखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो बताइए कि पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनकर 10 ब्राह्मणों को कौन भोजन कराएंगे? हाँ, कौन कराएंगे? नौखेराम, पटेश्वरी। खैर कुछ ही तरह जो भी है, खैर भोला को ढांढस दे दिया कि भोला कोई बात नहीं, तू घर से निकल गया है तो तुझे जो है यहाँ मस्त रहे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आगे चलो।
स्त्री का नाम तो याद रख लोगे ना। उसकी स्त्री नोहरी। नोहरी कौन है? एक विधवा है अपने बेटे के साथ में, किसके यहाँ बैठी है? बोला के। बोला ने कहा कि यहीं कौन सिंहासन पर बैठा हूं। नौरी ने मटक कर कहा तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। पूरी मटकेगी, देखो ऐसी आई है, किसी बूढ़े की आई है, जवान लड़की आई है तो मटकेगी तो सही, औरत है तो। और वो मटकना को सहन भी करेगा बेटा 100 बार। एक मिनट, नौहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा। नौहरी ने ठेंगा कहां दिखा दिया? ये देखो, नौहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा है ना। ठीक है, इसको ठेंगा दिखाने दो। है तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की प्यारी लाते लगती होंगी, मुझे नहीं लगती, मैं अपनी मजदूरी मगन हूं। फिर बाद में काम था इसको लेने भी आएगा कि चल भाई चल। है तो इसने अपनी बीवी को कहा होगा, नौरी को, कि चल भाई चल, खुसरो घर आपने, अपना ही तो है वो काम था। नौरी किसी की सगी नहीं है। नौरी को दिखा जा चूरमा वहीं बैठ के खाएगी। यही समझ गई मैं गलत आदमी के आ गई हूँ, असली माल तो इसके पास में है, नौखे राम के पास। तो क्या कहा? नौरी ने ठेंगा दिखा के कहा, ठेंगा दिखाना जानते हो ना, ऐसे चीज चढ़ाते हैं ना, कि तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं ना, तुम्हें बेटे की लाते प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती, मैं तो मजदूरी में मगन हूं। भोला को रहना पड़ा, मजबूरी में ही कहां जाएगा उसको छोड़ के वहां। और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसको मना लाया। इधर नौहरी के विषय में कनबतियां होती रही, कनबतियां कानों में बातें चलती रहती थी कि नौहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है। अच्छा, गांव के लोग मजार बहुत लेते हैं, और आज तो उसने लाल साड़ी पहनी है, हाँ तो उसने गुलाबी साड़ी पहनी है। गांव के लोगों के पास ये चर्चा के आम विषय होते हैं। अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने, सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? बोला कि आंखें फूट गई हैं क्या? सैया भाई कोतवाल की तरफ कहां इशारा जा रहा है? नोखे राम की तरफ, है ना। ये देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि शोभा बहुत हंसौड़ था। हाँ, सभी लाइव छात्र, मंजू सैनी, मुरलीधर, सभी को सुप्रभात। शोभा ये हीरा और हौरी ये शोभा भाई है। शोभा के बारे में मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि शोभा बड़ा हंसौड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद था। नारद के रूप में पहले किसी और का भी नाम आया है क्या कि ये गांव के नारद हैं? किसके लिए आया था? है दाता दीन के लिए आया था कि गांव का नारद है और आयुर्वेद का एकमात्र ज्ञाता है। अब नारद के रूप में प्रेमचंद ने यहां पर शोभा का भी नाम लिया है कि पूरा हंसोड़ था, हर एक बात की टोल लगाता रहता था। एक दिन नौहरी उसे घर में मिल गई तो उसी से कुछ हंसी कर बैठा। नौहरी ने नौखे राम से जड़ दी बात, कह दी कि मेरे से मजाक कर रहा है। शोभा की चौपाल में तलबी हुई ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर नहीं भूलेगा बेटा। कौन? शोभा। हंसौड़ लोग होते हैं ना, हंसी मजाक करने वाले, कई बार हंसी मजाक भारी पड़ जाती है भाई। और महिलाओं से तो हंसी मजाक वैसे ही नहीं करनी चाहिए। तो खैर, एक दिन लाला पटेश्वरी की सामत आ गई, गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में आम तोड़वा रहे थे। नौहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नौहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं, आम ले जाओ, सुंदर है, सब रानी रानी कहते हैं इसको। क्योंकि सबको लग रहा है कि भाई यहाँ तो इसके पास तो रहती है ये। नौरी को इस बात का भ्रम हो गया कि लाला मेरा उपहास उड़ा रहे हैं और वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के ब्याह तो किया है भोला ने, पर जैसा किया वैसा ना किया, फायदा मिला नौखे राम को। अब नौहरी तो गांव की रानी बन गई भाई। नौहरी तो इसको लगा कि मैं सही जगह आ गई हूं। कहा है नौहरी तो देखो, नौहरी मर्दों को नचाने की कला भी जानती थी भाई। सबसे पहले उसने इसी विद्या को सीखा था।
नौखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी पढ़ी है वगैरह वगैरह, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की है, पर इस मूर्ख नौरी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। भौएं सिकोड़ कर बोली समय का फेर है, यहां आ गई लेकिन अपनी आबरी न गंवाऊंगी। ब्राह्मण सत्य जो उठा, मूछी खड़े करके बोला, तेरी और जो ताके उसकी आंखें निकाल लू, बता किसने तेरे को ताका। ऐसे मरवा देंगे स्त्रियां कलह करवा के। ये देख नौहरी को देखो तुम, नौहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। पटेश्वरी को देखो, जब जाए मुझसे ऐसी बोलता रहता है, नोखे मैं तुम्हारी हूं कि पटेश्वरी की हूं। नोखे राम के सर पे भूत सवार हो गया। देखो भाई क्या किया नोखे राम ने, अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हराराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तू, मुंह से उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। निकला सामने, अगर फिर कभी नौरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा, जैसा खुदे वैसा दूसरों को समझता है। तुझे घमंड किस बात का है? साला पटेश्वरी ने तो आम देने के लिए तो कहा था, भाई रानी आजा आम ले जा, है पर कोई प्रमाण था नहीं, जैसे तैसे करके नहीं। अरे नौहरी गांव की रानी थी, ये देखो। अब नौहरी गांव की रानी थी, अब तो तुम जान गए हो ना कि नौहरी कौन है। भोला की पत्नी है, और 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 होरी इससे भी कर्जदार होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि होरी ने किस किस से पैसे लिए बताओ। दाता दीन से लिए, झिंगुरी सिंह से लिए, और बताओ नौखेराम से लिए। नौखेराम से तो क्या लिए, वो तो लगान वसूल करता रहता है। दुलारी सहुआइन से लिए, और अब आगे चल करके वह नौहरी से और ले लेगा। अब तो नौहरी गांव की रानी हो गई होगी। कौन से गांव की रानी बन गई होगी ये? बेलारी। बेलारी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नौखेराम से बहुत से काम निकल सकता था। अब नौखेराम की मूंछाई हो गई। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, तो पहले देवी की पूजा करो, फिर देवता प्रसन्न हो जाएगा। उसका काम सिद्ध नहीं होगा, पहले नौहरी को प्रसन्न करो, नौहरी फिर अपने नौखेराम को प्रसन्न करेगी। कभी कभी वह अच्छे आदमियों आसामियों को भी डांट देती थी। आसामी नहीं, अब तो कारकुन साहब पर भी अपना रोब जमाने लग गई थी, ऐसी थी ये नौहरी। अब भोला बेचारा सोच रहा होगा मैं किस औरत चंगुल में आ गया। अब तो भोला उसके आशिक बन करके नहीं रहना चाहता था कि औरत की कमाई खाने से ज्यादा, देख लो भाई, सुन लो लड़को, तुम भी देख लो, औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में कोई दूसरा न था। समझ गए हो? कभी भी स्त्री की कमाई नहीं खानी चाहिए। स्त्री को पुरुष की कमाई खा जानी चाहिए, खुद की भी खा जानी चाहिए और पुरुष की भी खा जानी चाहिए। अब भाई दबे मान लो आ जाए कि भाई औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम काम और इसकी दृष्टि में नहीं है, तो किसके लिए आ रहा है? भोला। भोला। उसे 3 रुपए महावर मिलते थे, वह भी हाथ में लगते, और नौहरी उससे ऊपर ही ऊपर उड़ा देती। तंबाकू पीने का धेला भी मैसर नहीं, नौहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। देख लो, जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता। कुल मिला करके हुआ क्या, बेचारे का ब्याह जैसा हुआ वैसा ना हुआ। आखिर हार करके उसको क्या लगा कि कामता मेरा बेटा, तू ही मेरा बेटा है, मैं आ रहा हूं तेरे पास। फिर इसको इसको यही रहने तो नौखेराम के पास, उसको वहीं छोड़ छाड़ के चला गया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नौरी बोली मैं वहां किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कह रहा हूं कि मैं जाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती? क्यों? इसको रखने की जरूरत क्या है? क्योंकि समाज को भी दिखाना है कि मेरा पति मेरे साथ रहता है। फिर चाहे खूब घूमो फिरो आराम से, पति की आड़ तो जरूरी है, नहीं है क्या? यही तो कह रही है ये। लाज तो घोल करके पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी, मुझे तुम छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है, मैं तो तेरी गुलामी क्यों करूं?
है, अब गुलामी क्यों नहीं कर रहा? कहा तो गोदान के शुरुआत के पन्ने भी मेरा कोई महरिया देख लो, महरिया देख लो। ये महरिया जब तक आती नहीं है ना, जब तक महरिया महरिया लगती है, जब आ जाए तो धुन देती है ढंग से ही, फिर महरिया से पिंड छूटे पिंड छूटे। पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। अभी तो काला मोंडा करेगी इसका। किसका? बोला का। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है क्या? अब भी तू मुझे धोखे में रखना चाहती है क्या? कि पता नहीं है क्या मामला, कि तू आई किसकी, ब्याह कर बनी किसकी हुई है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही गड़वाते हो। है, तू कौन सा मेरे को गहना गड़वा रहा है? तो यार नौरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला जल्ला कर उठे और सिराने से लकड़ी उठाकर चले कि नौरी ने लपक कर उसका पहुंचा पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। ये लो, ये तो नौरी ही बलिष्ठ आ गई। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे, आज वह एक औरत के ही करपास में बंधा हुआ है। ये भोला के बारे में बताया है? हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते थे, अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है, पंचायत का कोई हुआ है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? अब शादी करने के बाद ऐसी छोड़ नहीं सकते हैं, कानूनन बन जाता है। ये तो बेचारी जो महिलाओं को जानकारी नहीं होती है ना, वो पति का शोषण सह लेती हैं, वरना पति को तो यो 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 यो, आई आवाज चुटकी होगी, यो यो यो। बेटा घुटनों के बल चल जाए पति, सीयू कोर्ट, प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा दे, और लाचार हो जाता है वो, तो कोर्ट कचहरी के नाम पर जब स्त्री बगावत पे आ जाती है ना, तो फिर पुरुष का कुछ नहीं होता है। मतलब झंडे जिंदगी पुरुष की बात में। लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस नहीं करता। नौरी पर जैसे वशीकरण डाल दिया, वो बेचारा फंस गया है पूरी तरीके से। भोला 25 में ही लाया, 25 में फंस गया। अब चल रही है 2026, अब भाग 26 पे आ जाओ आप। हमारे काम की चीज तो यही है कि नौखेराम का चरित्र दिखाई दिया है, कैसा व्यक्ति है, और फिर ये भी कि नौहरी कौन है। तो भोला की दूसरी पत्नी है जो वो लाया है। 26 की यदि बात करोगे, हाँ 26 में लिखो, आप एक लाइन लिखो, लाला पटेश्वरी और मंगरू साहा। लाला पटेश्वरी द्वारा, ऐसे लिखो, लाला पटेश्वरी द्वारा मंगरू साहा को उकसाकर, मंगरू साहा को उकसाकर हौरी पर डिग्री कराना, हौरी पर डिग्री कराना, या कहे कि उसकी ऊख को नीलाम करवा लेना, हौरी की ऊख को नीलाम करा लेना। क्लियर है? लाला पटेश्वरी के द्वारा मंगरू शाह को उकसा करके हौरी पर डिग्री करा दी है, और हौरी की ऊख को नीलाम करा दिया है। लिख लिया, हौरी की ऊख नीलाम हो गई। अब दूसरी बात और सुनो, इसी प्रसंग में, इसी अंश में काम की चीज और है। दुलारी सहुआइन के पास हौरी 200 रुपए लेने जाता है, लेकिन वो कहती है भाई तेरे सब भाइयों ने पैसे ले रखे, एक तो फरार चल रहा है, एक शकल नहीं दिखाता, मेरे पास पैसे नहीं है। दुलारी सहुआइन हौरी को 200 रुपए देने से मना कर देती है। ऐसी स्थिति में अपना प्रभाव दिखाने का समय मिलता है नौहरी को, तो नौहरी मदद करती है। अब इसी में लिख लो, दुलारी सहुआइन से हुआइना, दुलारी सहुआइन द्वारा हौरी को 200 रुपए देने से मना कर देना। और हौरी क्यों चाहता है 200 रुपए लेना? सोना की शादी करनी है। क्या 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 गौरी महतो दहेज मांग रहे हैं क्या समधी साहब?
नहीं मांग रहे। लेकिन किसने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर चाहे हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। हाँ, कि जब होरी अपनी जब 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 गौरी महतो अपनी शान दिखा रहे थे तो उसका हमने विरोध किया। अब वो अपनी भरमंसी दिखा रहे हैं, और उधर 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 होरी कहता है कि मैं केवल कुछ कन्या देना नहीं चाहता। कुछ कन्या का मतलब बिना दहेज के केवल लड़की देकर शादी करना नहीं चाहता। तो कहीं न कहीं धनिया को भी जो सामाजिक रूढ़ियों का निर्वाह करते हुए यहाँ दिखलाया गया है। यही प्रसंग है जहां पर दिखाया गया धनिया को, वरना धनिया सामाजिक रूढ़ियों का निर्वाह नहीं करती, उसका विरोध करती है। लेकिन यह अपवाद है इसमें कि वह भी दहेज देकर शादी करना चाहती है। हाँ, तो फिर हमने क्या लिखा कि दुलारी सवाइन द्वारा हौरी को 200 रुपए देने से मना कर देना और नौहरी के द्वारा हौरी की मदद करना। नौहरी के द्वारा हौरी की मदद करना। क्या लिखा? नौहरी के द्वारा हौरी की मदद करना। तो देखिए जरा, पहली पंक्ति देखिए, लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। तो हम तो जान ही गए इस बात को कि पटेश्वरी इस गांव का पटवारी है। और देखो, मंगरू साहा गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं, एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। और बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में लगा रहता था। ये किसकी विशेषता बताई है? मंगरू साहा की। नौहरी दिल की ओछी थी, यहां हमको देखना है पैराग्राफ। देख लो, गांव में आके नौहरी ने अपना कैसा प्रभाव जमा लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, वह भी सूद पर देने लग गई। नौहरी ने कहा कि लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली लड़की की बाढ़ रेंट की बाढ़ है, अभी कई दिन की है, तो ऐसी बढ़ जाती है। एक जगह तो कहा भी है प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी में कि लड़कियां तो घास फूस की तरह बढ़ती है। लड़की की वृद्धि लड़के के बजाय जल्दी हो जाती है, तुरंत ही। हाँ, पर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया, इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नौहरी दिल की ओछी थी। देखो देखो, रेखांकित करो। नौहरी दिल की अच्छी नहीं थी, ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। इस चक्कर में पैसे दिए थे इसने, और फ्री में कौन से दे देगी, ब्याज भट्टे पे देगी। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी, लोग चकित हो जाएंगे कि अरे नौहरी ने इतने रुपए दिए, बड़ी देवी है। हौरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे और गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसें। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। ये कल्पना करके वह हौरी की मदद करने को तैयार हो गई। क्या हौरी को पैसा फ्री में देगी? पूरा ब्याज भट्टे पे देगी पैसा। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो। किसने कहा? नौहरी ने कहा। जब हाथ में रुपए आ जाए तो दे देना। हौरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा कि कहीं मजाक तो नहीं कर रही है, दिल लगी। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था, लज्जा थी। कह रहे यार, नौहरी तो इतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नौहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है, तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, जो भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। हौरी ने सकचाते हुए कहा कि तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए कोई क्यों छुए।
तो उसको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही पैसा देगी, उसे क्या ही काम चलेगा। तो लेकिन धनिया ने कहा हाँ और क्या, नौरी ने अपनापन जताया कि जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ, सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है कि भाई मेरे रुपए में कोई छुआछूत तुम्हें दिख रही है, फिर ऐसी बात हो तो बताओ। औरी ने कहा नहीं नहीं नौरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे, लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं, तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी भी जान संकट में पड़ेगी। इससे कहता था ना कि नहीं लड़की तो तुम्हारी है, बात तो एक ही है। गोबर कितना बुरा आदमी है देख लो। वैसे तो वो कई मायनों में बहुत अच्छा है, शोषण का विरोध करता है, लेकिन वो चाहता तो सोना की शादी नहीं कर देता, लेकिन शादी क्या करे, उसकी शहर में खुद की हालत खराब है। क्योंकि वो कुछ समय के लिए जब गांव आया है तो उसका जहां खोचा लगता था अब वहां दूसरा लगाने लग गया, लोग उसको भूल भी गए, क्योंकि व्यापार में तो बने रहना पड़ता है निरंतर, आप चले जाओगे तो आपकी जगह दूसरा खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको भी संकट वहां है। तो ऐसी बात चल रही है और पूछती है नौरी कितने रुपए चाहिए, तुम जितने दे सकोगी, 100 में काम चल जाएगा। एकदम से 100 रुपए बोला तो औरी को लालच आ गया कि भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए, तो जितना ले सके उतना क्यों ना ले, अरे कौन सा फ्री में दे रही है, 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं तुम्हें दे दूंगी। इस प्रकार यहां हौरी नौहरी का भी कर्जदार हुआ, लिख लो नोट कर लो इसको। इस प्रकार यहां हौरी नौहरी का भी कर्जदार बन जाता है, नौहरी का भी कर्जदार बन जाता है। तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा भाई, बहुत काम चल जाएगा अनाज घर में, मगर ठकुराई ना तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी ना समझता था, इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है, तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। ये बात हौरी ने किससे कही है, नौहरी से। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी, धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे और पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली जो कुलटा नौहरी थी अब उनके सामने वरदान की देवी सी बैठी हुई है सामने बंद कर। उस समय उनकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पे कितनी लज्जा और तो कितनी सत्प्रेरणा। अब पैसा लेते समय तो ऐसा ही लगता है देने वाला, और जब पैसा लेने आएगी तब लगेंगे भूत प्रेत जिंदा आ गया। कई बार देखते हैं कि ऐसे बढ़िया लोग फोटो लगा लेते हैं, उधार के लिए क्षमा करना, उधार मांगते समय फिर गाय का फोटो बना देते हैं, उधारी वापस मांगते समय फिर शेर का फोटो बना देते हैं। हमारे एक रिश्तेदार है, उसको इमरजेंसी पड़ गई थी, अभी की बात है कुछ 6 महीना पहले की, कि यार 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा यार मेरा काम चल रहा है, खुद का ही चल रहा है, अब पैसे तो है लेकिन 1 सप्ताह बाद इनकी आवश्यकता पड़ेगी। बोला नहीं 1 सप्ताह में तो 7 दिन होते, 4 दिन के लिए चाहिए। घरवाली ने मना किया कि जिस आदमी को तुम दे रहे हो वो वापस नहीं करेगा। अरे मैंने कहा तो ऐसे काम आते हैं। अच्छी राम राम श्याम श्याम थी मेरी उससे, मैंने उसको 4 गड्डी पकड़ा दी 50-50 हजार रुपए की। अब काय का 4 दिन और तो 4 महीना बीत गया। मैंने कहा यार अब जरूरत पड़ेगी भाई, करो जुगाड़। या भाई नहीं हूं मैं, और मैंने कहा क्या हुआ है इसको, और मेरी हिम्मत नहीं हुई 2 महीना और बात करने की। फिर मैंने कहा भाई साहब कुछ तो करो, ये तो लेन देन चलता रहता है जीवन में, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कहीं से लेकर के दो। इतना उखड़ गया, इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई कितना बुरा आदमी मैं बन गया हूं। अरे मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो मैं इसको मना कर देता, तो कम से कम राम राम श्याम श्याम तो बनी रहती। एक चीज गांठ बांध लो,
तुम्हारे पास कोई पैसा मांगने आए, तुम पहले उससे मांग लो कि भाई तुम तो 2 लाख मांग रहे हो, पर हमको तो 50,000 की जरूरत है, हमको ही दे दो। क्योंकि देने के बाद में तुम्हारा वो प्रियजन भी होगा ना। या तो ये सोच के देना कि ये पैसा वापस नहीं आ रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब तो तुम दे दो। और तुमको लगता है कि ये वापस कर देगा, तो रिश्तेदारी में ही क्यों ना हो, चाहे वो दोस्ती में ही क्यों ना हो, वो मामला वहां से रिश्ता साफ। अब देखो इस समय तो इनको हॉरियर को तो बहुत अच्छी लग रही है ये। तो कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नौरी उठ खड़ी हुई है, कहती हुई कि घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर के रुपए ले लेना। मैं तो कौन, मैं तो हौरी महतो, कि यही गोदान उपन्यास का पहला शब्द था, हौरी महतो। हरि राम, हरि राम ने अपने दोनों बैलों को सानी पानी देकर कहा, गोबर आ जाए तो उसे खेत में भेज देना ऊख गोड़ने। क्रम याद रखना, शुरुआती 5-6 पंक्तियों का क्रम याद रखना, क्योंकि या तो शुरुआत और या तो एंड, क्रम भंग वहीं से होता है। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नौहरी उठ खड़ी हुई कि अब तो देर हो रही है, कल तुम आकर के रुपए ले लेना। मैं तो चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं, ऐसे कैसे जाओगी अकेली? नहीं नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। अरे हौरी का तो जी चाहता था कि तुम्हें कंधे पर बैठ करके छोड़ के आ जाऊं। वैसे इस उपन्यास में किसी ने किसी को कंधे पर तो बिठाया है। कौन ने? मेहता ने मालती को अपने कंधों पर बिठाया है और नाला पार किया है। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि नौहरी का प्रभाव गांव पर पूरा जम गया है। जबकि क्या ही औरत है वो, उसको कौन पूछने वाला था? लेकिन बनठन के रहती है, पूछने वाले बड़े बड़े अधिकारी हो गए, गांव के कारिंदे हो गए। पटेश्वरी तो उसको आम खिलाने वाला था, तो डंडा लेके गया नौकराम, ला खिलाम। और उसकी कौन सी बीवी है? पर अब आश्रित तो उसी के। इधर जरा गोबर की भी कहानी देख लो भाई, क्या हो रहा है बेचारे के साथ में, कहां गया गोबर।